बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9th न्यू फिजिक्स बुक और चैप्टर नंबर जो है उसका 5 है और लेक्चर नंबर 11 ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसका लेक्चर जो है कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 5 के कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस जो है वो मैंने टॉपिक वाइज सारे ऑलरेडी पूरे चैप्टर में पढ़ा दिए। यहाँ सिर्फ आपने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके पेजेस आपने मेंशन करने हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, सिर्फ ये आपको बताना है मैंने। तो 5.1 जो है कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय काइनेटिक एनर्जी, स्टेट इट्स यूनिट, डिस्क्राइब हाउ इट इज डिटरमाइंड। ये आपको बेटा मिलने वाला है पेज नंबर 109 बुक के और 10 पर। किस पेज पर इसका आंसर मिलेगा आपको? पेज नंबर 109 और 110 पर। इसी तरह से आगे आ जाए 5.2 में है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट इन टर्म्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसका बेटा आंसर आपको बुक के पेज नंबर पर मिलेगा 112 पर। पेज नंबर 112। नेक्स्ट आ जाता है 5.3। 5.3 देखें, क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ फॉर ईच। तो ये आपको बेटे आंसर इसका मिलेगा पेज नंबर 117 एंड 118 पर। नेक्स्ट आ जाए 5.4 पर। 5.4 में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, व्हाई देयर इज अ लिमिट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। तो भाई ये आपको मिलने वाला है इसका कंप्लीट आंसर पेज नंबर 121 पर। पेज नंबर 121 पर। नेक्स्ट आ जाता है 5.5। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय ड्राइंग अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द प्रोसेस इन द फॉलोइंग केसेस। दो ब्लॉक डायग्राम्स हैं ये पेज के ऊपर, एक आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की है, दूसरी फॉसिल फ्यूल्स की। ये पेज नंबर 113 पर आपको इसका आंसर मिलेगा, पेज नंबर 113 पर। ये बेटा थे कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस। जो बेसिक आज का जो टॉपिक था वो मेरा आज का है ब्लॉक्स क्वेश्चंस पर। ब्लॉक क्वेश्चंस की जहां तक बात है बेटा, उसके बारे में मैं बड़ी दफा आपको बता चुका हूं कि जो ब्लॉक क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ब्लॉक क्वेश्चन की शक्ल में दिए गए होते हैं। यानी जो समझ लें कि पूरे चैप्टर में उसका मगज है, उसकी जान है चैप्टर का, जो आपको क्या कितना आपने अंडरस्टैंड किया है उस चैप्टर को, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ इंफॉर्मेशन की शक्ल में दिए गए आपके क्वेश्चंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बुक वालों ने आपको आंसर्स ही दिए होते हैं, मैंने उनके क्वेश्चंस बनाए हैं कि आपसे वो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप आएंगे ब्लॉक्स क्वेश्चंस के लिए पेज नंबर 109 पर। तो डिस्कस कर रहे हैं जी हम ब्लॉक्स क्वेश्चंस, पेज नंबर 109। इस पर क्वेश्चन खुद बना लें। एक आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक दिया गया है, उसके ऊपर क्वेश्चन लिख लें, हाउ डज स्ट्रेच्ड बो वर्क। हाउ डज स्ट्रेच्ड बो वर्क। क्वेश्चन ये है कि जो आपकी स्ट्रेच बो होती है वो कैसे वर्कआउट करती है। आपने यकीनन देखी होगी, मतलब ये आपकी एक स्ट्रेच बो है जिसमें आप कोई भी एरो जो है वो डाल के उसको आप खींचते हैं, उसके बाद आप उसको मतलब चलाते हैं। तो बात यह है कि ये जो आपका एरो होता है, मतलब जिसको आपने चलाना होता है, वो बेसिकली क्या है कि जब आप उसको खींचते हैं तो आपकी बो जो है वो स्ट्रेच की हुई होती है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। अब वो जो एनर्जी है, जितनी एनर्जी जितना आप उसको स्ट्रेच करते हैं उतनी ही एनर्जी ज्यादा होती है, उतनी दूर आप उसको एरो को फेंक सकते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक आप 1 किलोमीटर तक जो है एरो को आगे फेंक सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर यहां दिया गया है, स्ट्रेच बो स्टोर्स एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड टू द एरो एज इट इज शॉर्ट। सम bows store enough energy to short an arrow even 1 किलोमीटर अवे। 1 किलोमीटर दूर तक भी आप उसको फेंक सकते हैं। इसके बाद आ जाए पेज नंबर 110 पर। उस पे जो आपको एक ब्लॉक दिया गया है उसमें से मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चंस बनाए हैं। मतलब
उसी एक के अंदर ही छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस आपको बना दिए। एक क्वेश्चन आप लिखें, हाउ मच वर्क डन। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क डन by the single beat by the single beat of human heart of human heart। आपने बताना है कि कितना वर्क डन जो है आपकी सिर्फ एक बीट, जब आपका हार्ट जो है वो मतलब धड़कता है तो उसकी एक बीट जो होती है उससे कितनी एनर्जी जो है वो हासिल होती है। तो भाई द वर्क डन बाय द सिंगल बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 0.5 जूल। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसी ब्लॉक के अंदर मैं बना रहा हूं, आंसर दिया गया है, क्वेश्चन बना दिया है आपके लिए। व्हाट वाज द एनर्जी ऑफ what was the energy what was the energy of nuclear bomb dropped on dropped on Hiroshima। ये बेटा जापान में 1935 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वाकया है, जब एक बम ड्रॉप किया गया था, उससे कितनी एनर्जी जो है वो उस न्यूक्लियर बम से जो है वो रिलीज हुई थी। तो ये द एनर्जी content of the nuclear bomb dropped on Hiroshima in Japan in the Second World War was 8.0 multiplied by 10 to the power 13 जॉल। इतनी ज्यादा एनर्जी, और इस धमाके में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा अमवात हुई। वो इलाका तक जो है आज तक वहां पर जो समझें कि लोग जो है पैदा होते हैं, बाद लोगों के बाजू नहीं होते, टांगे नहीं होती, और ऐसी जमीन में कोई फसल काश्त नहीं हो सकी इतने साल। 1935 की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी ब्लॉक्स में से मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। व्हाट इज द एनर्जी, क्वेश्चन लिखिए जी, व्हाट इज द एनर्जी आउटपुट ऑफ पावर आउटपुट ऑफ पावर स्टेशन इन 1 ईयर। बेटे आपने बताना है कि कितनी एनर्जी जो है मतलब पावर स्टेशन से हमें जो है आउटपुट की शक्ल में हासिल होती है। तो इसका भी आंसर यहां दिया गया है, द एनर्जी आउटपुट ऑफ अ पावर स्टेशन इन 1 ईयर, एक साल में कितनी जी, 10 टू रेज पावर 6 जूल। बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वहां से हासिल होती है हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट से। इसी पेज पर एक और ब्लॉक क्वेश्चन है, डू यू नो की शक्ल में क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं, आंसर यहां मौजूद है। क्वेश्चन आपने लिखना है, पेज आपका वही चल रहा है 110। व्हाट डू यू नो अबाउट द व्हाट डू यू नो what do you know about the potential energy of a train in the rolling coaster? In the rolling coaster क्या होता है, जो रोलिंग कोस्टर जब मूव करती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी के वाले से अगर बात हम करें तो आप उसके बारे में क्या जानते हैं। देखिए रोलिंग कोस्टर जो होती है वो बेसिकली इस तरह से एक दायरे में, एक सर्कल में, अक्सर आपने देखा कि रोलिंग कोस्टर जो है वो इस तरह से झूला बना होता है। तो रोलिंग कोस्टर जो है बेसिकली वो इसके अंदर एक सर्कल में, एक दायरे में कुछ इस तरह मूव करती है। तो इसलिए उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हर मोमेंट पर चेंज हो रही होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, हाइट की वजह से होती है। यहाँ पर हाइट डिफरेंट होगी, जब वो यहां पहुंचेगी यहां पर हाइट और होगी, यहां पहुंचेगी हाइट डिफरेंट, एंड सो ऑन।
ठीक है जी। तो आंसर है द ट्रेन इज चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी एवरी मोमेंट इन द रोलर कोस्टर। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर आपका है जी 111 यानी 111। इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। व्हाट डू यू नो अबाउट आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? व्हाट डू यू नो, what do you know about the theory of about the Einstein का वर्ड लगा लें, about the Einstein's Einstein's theory of relativity। जी आइंस्टाइन ने, आप जैसे कि जानते हैं, उसने एक इक्वेशन जो है एम सी स्क्वायर के नाम से, जिसमें उसने बोला कि जो हमारी एनर्जी है और जो हमारा मैटर है उनका आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी हमारी एनर्जी और मैटर जो है वो इंटरकनेक्टेड है, मतलब मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो। ये जो थ्योरी है आइंस्टाइन ने पेश की थी। और ये जो इससे पहले हम सिर्फ एनर्जी के वाले से, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते नहीं है सारा, लेकिन आइंस्टाइन ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैस का एक रिलेशन जो है आइंस्टाइन ने पेश किया था। तो उस पर मैं बात करना चाह रहा हूं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैटर एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, यानी दोनों एक दूसरे में बदल सकते हैं। अंडर सर्टेन कंडीशन द लॉस ऑफ सम मैस इन न्यूक्लियर रिएक्शन may transform into energy production and similarly energy may be converted into material particles। मतलब ये उसका एक कहना है आइंस्टाइन का। Hence now we have conservation of mass and energy rather than conservation of each separately। ठीक है जी। तो इस वजह से जो है, अगर कंजर्वेशन ऑफ मैटर की बात करें या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की लिहाजा से, हम लोग कंबाइनली बात करते हैं किसकी, कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी की, आइंस्टाइन की इस रिलेटिविटी थ्योरी की बात। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाए पेज नंबर 113 पर। एक और क्वेश्चन जो है ब्लॉक क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट द, व्हाट डू यू नो about the primary functions of fossil fuels। यानी आपने बताना है कि क्या जो है प्राइमरी फंक्शन क्या होता है फॉसिल फ्यूल्स का। ठीक है, उस हवाले से हमने बात करनी है। तो बिफोर, जब अभी तक इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं बनी थी, तो जो आपकी लाइट के लिए, ठीक है जी, रोशनी के लिए हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को ही यूज किया करते थे, उन्हें ही जलाकर हम लोग रोशनी वगैरह, लाइट जो है वो हासिल करते थे। तो बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड, वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ फॉसिल फ्यूल वाज टू प्रोवाइड लाइट। ठीक है जी। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी के नीचे है, इसी पेज पर, चलें यहां लिख देता हूं। एक और क्वेश्चन पेज नंबर 13 पर ही है। व्हाट वाज द मेजर सोर्स, व्हाट was the major source used in the boilers, in the boilers of steam engines, of steam engines in the past। What was the major source used in the boilers of steam engines in the, यानी अगर आप माजी में जाएं तो आपके जो स्टीम इंजन चलाए जाते थे उसका जो मेजर पार्ट क्या था, मेजर सोर्स क्या था, क्या मेजर सबसे बड़ा तरीका क्या करा, क्या सोर्स था, क्या जरिया था सबसे बड़ा, तो वो भी कोल था। कोयला जो था स्टीम इंजन को चलाने के लिए बहुत पहले से, बहुत सदियों पहले से यही यूज हो रहा है। आपकी ट्रेनें जो चलती हैं, चलती रहीं, तो बेसिकली
वो कोल ही को जलाकर। तो थर्मल एनर्जी फ्रॉम कोल बर्निंग वाज मेजर सोर्स यूज्ड इन द बॉयलर्स ऑफ स्टीम इंजन्स टू ड्राइव लोकोमोटिव्स इन द पास्ट। लोकोमोटिव स्पेशली आपकी ट्रेनें जो थी वो इसी तरह से चलाई जाती थी। आगे आ जाए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है पेज नंबर 114 पर। वन 114 पर उस पर एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं। क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट सोलर पावर्ड कार्स? व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट सोलर पावर्ड कार? ये नहीं, सोलर पावर से भी गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। इवन इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये यहां पर दी गई आपकी बुक में कि सोलर पावर कार विच वन द वर्ल्ड सोलर चैलेंज रेस इन डॉर्बन, ऑस्ट्रेलिया में 1993 में एक चैलेंज कंपटीशन की शक्ल में हुआ था। तो उसमें सोलर पावर्ड कार ने वो कंपटीशन जो है वो जीता था, वर्ल्ड सोलर चैलेंज। ठीक है जी, ये है जी इसके बारे में। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पेज पर नीचे है, फ्रॉम वेयर अर्थ सेटेलाइट्स, फ्रॉम वेयर अर्थ satellites earth satellites get solar energy, get solar energy। ये कहां से हासिल करते हैं? जो आपके अर्थ सेटेलाइट्स हैं वो अपनी एनर्जी जो है सोलर एनर्जी वो कहां से हासिल करती हैं? तो भाई इसका भी बताया है आपको कि सोलर पैनल्स के थ्रू। तो अर्थ सेटेलाइट्स गेट सोलर एनर्जी थ्रू देयर सोलर पैनल्स। तो यहां भी सोलर पैनल यूज किए जा रहे हैं। सोलर जो सेटेलाइट्स हैं हमारे अर्थ के, उनके लिए भी जो एनर्जी है वो सोलर पैनल से हासिल की जा रही है। ठीक है, सोलर एनर्जी की शक्ल में। अगले पेज पर आ जाए, पेज नंबर 115 पर। उस पर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, राइट द करंटली यूजेस ऑफ, राइट द करंटली यूजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जिसके बारे में डिटेल हमने बात की थी कि जमीन के नीचे से जो हम लोग जो है वो रॉक्स मोल्टन फॉर्म में मौजूद होती है, वहां से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं, वाटर भेजती है। मैंने बताया था आपको, पूरा समझाया था, एक पाइप जो है भेजती है, उसकी सुराख करके नीचे डाउन वहां तक मोल्टन रॉक्स तक, ठीक है, गर्म पानी भेजा जाता है, वो स्टीम बनती है, तो स्टीम आगे दूसरे पाइप से हासिल की जाती है पानी डालकर। तो ये जो जियोथर्मल एनर्जी की बात हो रही है कि उसको हम लोग करंटली कहां कहां आजकल यूज कर रहे हैं। तो सुन ले भाई, जियोथर्मल एनर्जी इज करंटली यूज इन जापान, रशिया, आइसलैंड, इटली, न्यूजीलैंड एंड यूएसए। यहां पर इसका जो यूज है वो आजकल जो है मौजूदा दौर में हो रहा है। मोर देन 85% ऑफ आइसलैंडर्स यूज जियोथर्मल एनर्जी टू वार्म देयर होम्स। अपने घरों को गर्म रखने के लिए, यानी हीटर्स वगैरह चलाने के लिए और पर्पसेस के लिए 85% जो आइसलैंड के लोग हैं वो यही एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। The cost of heating is only 1/3 of the cost of burning oil to power electric heaters। अगर वो इलेक्ट्रिक हीटर्स चलाते हैं फ्यूल से, तो उसकी निस्बत जो जियोथर्मल से चला रहे हैं हीटर्स वगैरह गर्म रखने के लिए, तो उनकी जो कॉस्ट है, खर्चा है, वो उसका 1/3 है। यानी सादा लफ्जों में 1/3 आप समझ सकते हैं कि अगर 9 हो तो उसका 1/3 क्या होता है? 3। तो इसी तरह से आप इसको बढ़ा सकती हैं, जितना मतलब किसी भी रेशियो में आप चेक कर सकते हैं। तो 1/3 जो है वो सिर्फ इनका जो है इस पर कॉस्ट आती है, और इतना ज्यादा इसको यूटिलाइज किया जा रहा है जियोथर्मल एनर्जी को इन कंट्रीज में स्पेशली। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 117 पर। क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे यहां पर। डू यू नो एक ब्लॉक दिया गया है, उसके ऊपर व्हाट डू यू नो अबाउट, क्वेश्चन लिखें, व्हाट डू यू नो
What do you know about radioactive fallout in 1986? ये इसके बारे में आपने बताना है कि ये रेडियो एक्टिव फॉल आउट आया था। ये बेसिकली रशिया में ये वाकया पेश हुआ था। ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉल आउट से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, उसमें अमवात जो है बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो उससे लोग मुतासिर हुए थे वो बहुत ज्यादा थे तादाद में। तो मैं आपको इसकी सारी वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। द रेडियो एक्टिव फॉल आउट फ्रॉम 1986, ठीक है, कहां पर आया था? चेर्नोबाइल न्यूक्लियर एक्सीडेंट इन रशिया। रशिया में भाई ये चेर्नोबाइल के मकाम पर 1986 में अफेक्टेड पीपल, लिव स्टॉक्स, जो जानवर होते हैं आपके, मतलब गाय भैंसे भेड़े वगैरह, एंड क्रॉप्स, यानी ये सारे मुतासिर हुए थे इससे। ऑल्दो ओनली 31 पीपल डाइड, लोग जिनकी अमवात हुई थी वो यकीनन कम है, मतलब 31 थी, लेकिन ठीक है जी, डाइड फ्रॉम 31, डायरेक्ट एक्सपोजर अबाउट 600,000 पीपल, यानी 6 लाख लोग जो थे वर सिग्निफिकेंटली एक्सपोज टू द फॉल आउट, जो इससे मुतासिर हुए थे। मतलब किसी के बाजू, किसी के टांग, किसी, मतलब जो डेथ नहीं हुई, जिंदा तो बच गए, लेकिन उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, वो 6 लाख लोग थे। अच्छा, इसके बाद आ जाए पेज नंबर 117 पर ही एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। पेज नंबर 117 ही है जो मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन में मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे? व्हाट आर इकोनॉमिक, व्हाट आर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल impact of various energy sources, various energy sources। जी, क्या इफेक्ट्स हैं जो इकोनॉमिकल हुए, सोशल हुए और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हैं हमारे एनर्जी सोर्सेज के, उस पर हम बात करेंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फॉसिल फ्यूल्स इज अ कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, मतलब एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसके अलावा इट आल्सो प्रोड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन बहुत ज्यादा इनसे, जो फॉसिल फ्यूल से हमें हासिल होती है एनर्जी, उसमें डेट इफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ बैडली। इसी तरह से ऑन द अदर हैंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में हम हासिल करते हैं, इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे सस्ता तरीन जो पानी से बनाई जाती है एनर्जी, ठीक है, हासिल करते हैं हम लोग। इट डज नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन भी प्रोड्यूस नहीं होती। इट हैज ओनली वन नेगेटिव पॉइंट, दैट इट मे कॉज वाटर लॉगिंग बाय रेजिंग द वाटर टेबल अंडर द नियर बाय लैंड। सिर्फ इसमें ये थोड़ा सा होता है कि जो पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा किया जाता है, डैम वगैरह बनानी होती है, वो एक जरा थोड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा पानी एक जगह स्टोर करके इकट्ठा करके फिर उससे बनाया जाता है। इसके अलावा बाकी इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, मतलब कोई पोल्यूशन नहीं है, और सस्ता तरीन तरीका है। उसके बाद द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एक्सेट्रा, ये भी पोल्यूशन फ्री है, इनसे भी पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। ओनली द इनिशियल कॉस्ट इज हाई इन द यूज ऑफ दिस। अगर ये सोर्सेज हम यूज करते हैं तो जो हमें इनको स्टार्ट करने के लिए शुरू में जो लागत आती है, खर्चा होता है, वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इज वेरी डिजायरेबल सोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी भी जो है वो काफी मतलब खुश आइन है, ये भी सोर्स हमारे लिए। इट इज चीपर एंड कैन मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ एनर्जी इजीली। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी, लेकिन इसमें एक चीज है जो उन्होंने मेंशन नहीं की, इसको कंट्रोल करना जरा थोड़ा काम रखता है कि जो इस जब ये एनर्जी जो है बनती है तो बड़ी तेजी से चेन रिएक्शन में फैलती जाती है, उस पर वेस्टेज की शक्ल में अगर जाएगी तो बहुत नुकसान देगी। अदरवाइज अगर इसको कंट्रोल फॉर्म में बनाया जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल सोर्स है, और इससे जो है हमारी जो एनर्जी की मतलब नीड्स हैं हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में, उसको आसानी से मीट किया जा सकता है, और बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल हो सकती है जितनी हम यहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं कुछ देर में, मतलब
बाकी सोर्सेज से उतनी देर में इतनी एनर्जी हासिल करना आसान नहीं है, इससे कम वक्त में ज्यादा एनर्जी हम लोग हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। हाँ, पेज नंबर 118 पर आएंगे, यानी 118 पेज पर एक ब्लॉक क्वेश्चन और है। पेज नंबर है जी 118। क्वेश्चन आपके लिए मैंने बनाया है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स? व्हाट डू यू नो अबाउट What do you know about burning fossil fuels? Burning fossil fuels. जी, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स के वाले से ये है कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीज 5 बिलियंस 5 बिलियंस टन ऑफ कार्बन, यानी जहां हमें फायदा तो देते हैं बर्निंग फॉसिल, लेकिन उनसे देखिए कितनी ज्यादा 5 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर एवरी ईयर। हर साल इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारी अगर फिजा में बढ़ती रहेगी तो उससे क्या होगा, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और आपकी जो रेडिएशन सूरज से रोकने के लिए रास्ते में ओजोन लेयर है उसको भी नुकसान पहुंचता है। उसके अलावा भी जो हमारे ओवरऑल देखें कि गर्मी हीट जो है वो बढ़ेगी। तो ये चीज है कि इस पर भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है फायदा तो देती है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है। अब आ जाए पेज नंबर 120 पर। पेज नंबर 120 पर एक छोटा सा टेबल दिया गया है, उसके लिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। राइट एवरेज पावर ऑफ सम अप्लायंसेस। राइट एवरेज पावर ऑफ सम अप्लायंसेस। तो भाई यहां दी गई है, वॉट्स में पावर दी गई है। जैसे एनर्जी सेवर आपके जो घरों में मोस्टली यूज किए जाते हैं वो 23 वॉट के होते हैं। ट्यूब लाइट्स जो है वो 40 वाट की होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फैन 80 का, बल्ब 100 वाट का, टीवी आपका 200 वाट होता है, वॉशिंग मशीन 250 वाट, रेफ्रिजरेटर 600 वाट, इलेक्ट्रिक आयरन 1000 वाट की, और टोस्टर जो है वो आपका 1000 वाट, और माइक्रोवेव ओवन 1200 वाट, और एयर कंडीशनर सबसे ज्यादा पावर जो है वो लेते हैं, वो 2500 वाट। ठीक है, ये है। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी पेज पर है, लिख लें, व्हाट डू यू नो अबाउट वर्ड वॉट? व्हाट डू यू नो व्हाट डू यू नो अबाउट वर्ड वॉट? ठीक है, वर्ड वॉट के बारे में आप क्या जानते हैं? भाई वॉट जो वर्ड है इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि द वॉट इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट। मोस्टली जैसे मैंने आपको पीछे भी बातें बताई हैं, काफी ज्यादा आपके जो यूनिट्स होते हैं उनके नेम्स होते हैं किसी साइंटिस्ट के नाम पर होते हैं, बहुत सारे लॉ साइंटिस्ट के नाम पर हैं इस तरह से। तो इसी तरह से जो वॉट है वो भी एक साइंटिस्ट जेम्स वॉट है, उसके नाम पर यूनिट का नाम वॉट रखा गया है। ठीक है, द वॉट ये पावर का यूनिट होता है, जॉल पर सेकंड भी हम बोलते हैं, लेकिन ये जो वॉट है इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट। 1736 में उसकी डेट ऑफ बर्थ है और 1890 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। अ स्कॉटिश इंजीनियर है हु परफेक्टेड द स्ट्रीम इंजन, सॉरी स्टीम इंजन। जो फर्स्ट स्टीम इंजन किसने परफेक्ट किया था, मतलब परफेक्टेड का वर्ड यूज किया गया है। स्टीम इंजन कोई छोटी चीज नहीं होती। स्टीम इंजन को उस वक्त उस दौर में बनाने में बहुत से साइंटिस्ट वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन कंप्लीशन सबसे पहले जिसकी हुई, मतलब एक चीज बना रहे होते हैं, मतलब वो भी बना रहा है वो भी बना रहा है, नाम उसी का चलता है जिसने सबसे पहले बनाई, जिसने सबसे पहले मुकम्मल की। तो सबसे पहले स्टीम इंजन मुकम्मल परफेक्टली जिसने कंप्लीट तैयार किया था वो स्कॉटिश इंजीनियर आपका जेम्स वॉट ही है। इसी के नाम पर फिर यूनिट जो है पावर का वॉट आज भी हमारे सामने मकबूल है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 121। इस पर भी क्वेश्चन जो है बनाया मैंने आपके लिए, लिखिए राइट एवरेज एफिशिएंसी। राइट एवरेज एफिशिएंसी
एवरेज एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन और उसके बाद है जी इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर एंड बाइसिकल। इन सब की जो है बुक में आपको एवरेज एफिशिएंसी दी गई है, ठीक है, परसेंटेज में। तो डीजल इंजन की कितनी है 35%, इसी तरह से पेट्रोल इंजन की 25% होती है और आपकी इलेक्ट्रिक मोटर की 80% एफिशिएंसी होती है, बाईसाइकिल की 15%। ठीक हो गया। इसके बाद इसी पेज पर एक और क्वेश्चन है, डिफाइन आइडियल मशीन, डिफाइन आइडियल मशीन। देखिए बेटा, आइडियल मशीन की जहां तक बात है, आइडियल मशीन जो है, अगर हम किसी मशीन को इनपुट देते हैं, जितनी उसको हम इनपुट देते हैं उतनी ही हमें आउटपुट अगर हासिल होती है, इसका मतलब है 100% एफिशिएंसी हुई, जितनी इनपुट दी उतनी आउटपुट मिली, तो 100% एफिशिएंसी। तो इस तरह की जो मशीन है वो हमारी आइडियल मशीन कहलाएगी। लेकिन इस ऐसी मशीन के बारे में सिर्फ आप थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ये हाइपोथेटिकल है। हम सिर्फ इसके बारे में सोच सकते हैं कि भाई ऐसी मशीन हो, और बनाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अभी तक रिसेंटली ऐसी कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करती जो आइडियल मशीन हो। लेकिन अगर होगी आइडियल मशीन, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि जिसकी इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल होंगे, जितनी इनपुट दिया उतनी आउटपुट आपको मिले। तो इसीलिए यहां पर इसको लिखा गया है, मशीन with its output equal to input is called an ideal machine with efficiency 100%। ये था भाई आज का हमारा लास्ट ब्लॉक क्वेश्चन, कि आज के लिए हमारा इतना ही है, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, इसके सिर्फ ब्लॉक क्वेश्चंस रहते थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए। तो आपने इसको जो है वो इसी तरह से प्रिपेयर करना है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।